आज हम समझने वाले हैं कि कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है। तो जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो कुछ इस टाइप से रहती है। टेबल जैसी बनी होती है, जैसे खाने बने होते हैं, और उसमें कुछ ना कुछ डेटा 0 1 0 1 0 1 के फॉर्म में भरा रहता है। उसी प्रकार से काम करता है वो। जैसे हमारे दिमाग की याददाश्त काम करती है, वैसे ही कंप्यूटर की मेमोरी रहती है। हमारे दिमाग में भी मेमोरी रहती है। तो बस दिमाग में पता नहीं कैसे भरा जाता है, लेकिन कंप्यूटर में इस प्रकार भरा जाता है इलेक्ट्रॉनिक रूप से। ठीक है। तो कंप्यूटर में डाटा और निर्देशों को संग्रहित करने की जो क्षमता होती है वो मेमोरी कहलाती है। उसकी डेफिनेशन है, मेमोरी एक इलेक्ट्रॉनिक स्थान है। मेमोरी क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक स्थान है जहाँ डाटा भरा जाता है, प्रोग्राम, सूचना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर संग्रहित रहती है। मतलब जो भी कंप्यूटर में हमें दोबारा से एक्सेस करने की जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो कंप्यूटर की मेमोरी में सेव रहता है। ये मेमोरी बनी काय की होती है? तो ये बनी होती है अर्धचालक चिप की। जैसे सिलिकॉन सिलिकॉन की बनी रहती है सबसे ज़्यादा। तो एक अर्धचालक की बनी होती है और चिप रहती है, जिसको मेमोरी कहा जाता है। इसमें क्या है? सेल्स और लोकेशन, जैसे अभी अपन बात कर रहे थे कि ऐसे ऐसे करके सेल्स या लोकेशंस होते हैं। जो ये खाने होते हैं ना, ये सेल्स कहते हैं या लोकेशन कहा जाता है इनको। तो एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा कि सेल्स या लोकेशन किसका प्रकार है, तो वहाँ पे एक ऑप्शन दिया होगा कंप्यूटर मेमोरी का। ठीक है। और प्रत्येक लोकेशन की एक विशिष्ट पहचान संख्या होती है। जैसे इसको थोड़ा मोटा मोटा ऐसे समझ सकते हैं कि सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, अब इसमें फोल्डर बने हुए हैं, फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बना हुआ है। तो इस प्रकार से एक सेव होती है। एक जो मैं ये बाहरी संरचना की बात कर रहा हूँ, लेकिन आंतरिक संरचना भी मेमोरी की ऐसी ही होती है। ठीक है। तो मेमोरी के प्रकार होते हैं दो, प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी। अभी प्राथमिक मेमोरी क्या होती है? जो कंप्यूटर में से निकाली नहीं जा सकती, जैसे रैम और रोम। ये कंप्यूटर इनबिल्ट ही रहती हैं। और द्वितीयक मेमोरी जैसे पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव डिस्क, सीडी, डीवीडी, ये सब द्वितीय मेमोरी होती हैं। तो प्राथमिक मेमोरी हमने समझ ली कि इसमें होता यह है कि इसको सीपीयू सीधे एक्सेस कर सकता है, क्योंकि कंप्यूटर इनबिल्ट है पहले से ही। जैसे हम अगर मोबाइल लेने जाएं एक किसी भी कंपनी का, तो क्या पूछते हैं? इसकी रैम क्या है ना? रोम का नहीं पूछते, क्योंकि रोम मैं भी समझाऊंगा क्या होता है। क्योंकि इसकी सीधी रैम पूछते हैं। और रैम क्या होती है? प्राथमिक मेमोरी होती है। अभी उसमें कितने की चिप लगा सकते हैं, कितने की नहीं लगा सकते, वो अलग बात है। सीधे सीधे हम यही देखते रैम, क्योंकि सारे प्रोग्राम रैम में चलते हैं। ठीक है। तो रैम की प्राथमिक मेमोरी की विशेषता क्या है? कि सीपीयू से सीधे एक्सेस कर सकता है। तो अब रैम की बात करते हैं। रैम क्या है? रैम एक प्राथमिक मेमोरी है जिसे सीपीयू सीधे एक्सेस कर सकता है, जो चीज़ हम लोग देख चुके हैं। एक स्थायी मेमोरी है, अर्थात इसमें जो डेटा है वो स्थायी तौर पर संग्रहित रहता है। एक बार सेव कर दिया तो हमेशा रहेगा, अपने आप डिलीट नहीं होगा जब तक कि उसको डिलीट नहीं किया जाएगा। ठीक है। इसमें रीड एंड राइट दोनों काम कर सकते हैं। रैम में जो मुख्य काम क्या होता है रैम में? जैसे हमने कोई एप्लीकेशन खोल लिया अपने सिस्टम में, लिखते जा रहे हैं लिखते जा रहे हैं, ऐसे ऐसे करके हमने लिख लिया इसमें। अभी ये जब तक मिटाएंगे नहीं तब तक रहेगा, दोनों काम होते रहेंगे। लेकिन लाइट चली जाए तो ये अपने आप मिट जाएगा, क्योंकि हमने इसको सेव नहीं किया। जब तक हम इसको मेमोरी में ट्रांसफर नहीं किएंगे करेंगे तब तक ये बना रहेगा। ठीक है। तो इसमें लिख भी सकते हैं और डेटा को पढ़ भी सकते हैं। तो रीड एंड राइट दोनों ऑपरेशन हो गए इसमें। अभी रैम के प्रकार। पहला प्रकार है डी रैम, यानी कि डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम की खास विशेषता एक ही है। डायन देखो, दो प्रकार की रैम होती है, एक मुख्यतः एक डी रैम और एक एस रैम। तो डी रैम में जो डेटा स्टोर किया जाता है वो कैपेसिटर में किया जाता है, और एस रैम में जो डेटा किया जाता है स्टोर, वो किया जाता है ट्रांजिस्टर में। तो हमें अगर इन दोनों कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर की विशेषताएं पता है तो डी रैम और एस रैम में अंतर करना आसान हो जाएगा। अभी कैपेसिटर को क्या है? बिजली की अधिक जरूरत पड़ती है, और ट्रांजिस्टर को बिजली की कम जरूरत पड़ती है।
तो ये हो गया ऊर्जा का खपत। अभी अधिक जरूरत पड़ेगी लेकिन सप्लाई तो उतनी है सेम, चाहे ट्रांजिस्टर हो चाहे कैपेसिटर हो, तो इसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ेगा, क्योंकि अधिक आवेश की जरूरत है, अधिक बिजली की जरूरत है, इसको रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा। अभी इसको रिफ्रेश करेंगे अपन डी रैम को बार बार, अर्थात ट्रांजिस्टर कैपेसिटर को, तो टाइम लगेगा। और एस रैम में रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है तो टाइम कम लगेगा। अभी अगर किसी चीज़ में बिजली ज़्यादा लग रही है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, और तब भी हम उसका उपयोग कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई वो सस्ता है इसलिए उपयोग कर रहे हैं। मेमोरी ज़्यादा होगी, उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी, इसलिए तो यूज कर रहे हैं। और ये एस रैम में टाइम कम लग रहा है, लाइट कम लग रही है, तो महंगा होगा, और में क्षमता भी कम हो सकती है। ठीक है, तो हम ऐसे करके इसको अंतर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसको पढ़ लेते हैं डेटा को। कि डायनामिक रैम, इसमें संधारित्र की सहायता से डेटा को स्टोर किया जाता है। संधारित्र की मदद से डाटा को स्टोर करने के कारण इसे बार बार आवेशित करना पड़ता है, और बार बार रिफ्रेश करने के कारण इसकी गति कम हो जाती है। साथ ही ऊर्जा का उपभोग ज़्यादा होता है, यह सस्ता होता है, इसकी क्षमता ज़्यादा होती है, तो इसलिए हम डायनामिक रैम का यूज करते हैं। एस रैम या स्टैटिक रैम, इसमें ट्रांजिस्टर की सहायता से डेटा को स्टोर किया जाता है। ट्रांजिस्टर में ऊर्जा क्षय कम होने के कारण इसे बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता, जिससे इसकी गति बढ़ जाती है, टाइम कम लगता है प्रोसेस में। ऊर्जा का उपभोग कम होता है क्योंकि बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ रहा है। यह महंगी होती है और इसकी क्षमता भी कम होती है। तो कैश मेमोरी जो होती है उसके लिए एस रैम का यूज किया जाता है, मतलब फास्ट चाहिए। कैश मेमोरी क्या है अभी अपन समझ लेते हैं आगे चल के। एक रैम का तीसरा प्रकार है सिंक्रोनस रैम। ये दोनों के बीच जैसा व्यवहार करता है, बस इसका नाम याद रखना काफी है। अब आते हैं रोम पे। रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, मतलब कि केवल इसको हम पढ़ सकते हैं, इस पर लिख कुछ नहीं सकते। अभी हम पढ़ क्या सकते हैं? जब मोबाइल या कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, तो जब कंप्यूटर हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से ऐसे ऐसे करके लिख लिख के आता है, कुछ कुछ जल्दी जल्दी बहुत फास्ट फास्ट लिखता है। वो क्या होता है? वो रोम में लिखा होता है, निर्देश लिखे होते हैं कि काम कैसे करेगा कंप्यूटर, तो ये सिस्टम काम कैसे करेगा। तो हम जो दिशा निर्देश होते हैं, जो प्रोग्रामों के दिशा निर्देश होते हैं जिससे काम करता है कंप्यूटर, वो लिखे होते हैं रोम में। तो उनको हम पढ़ सकते हैं, और उसमें कुछ लिख नहीं सकते अलग से, क्योंकि कुछ अलग से लिख दिया तो एम एस वर्ड कैसे काम करेगा, ये तो जो चेंज करेगा वो ही जाने, है ना। तो ऐसे काम करती है रोम। रोम एक स्थायी मेमोरी, जिसे डाटा को केवल पढ़ा जा सकता है, अर्थात ना तो डाटा को मिटाया जा सकता है और ना ही इसमें किसी प्रकार का संशोधन किया जा सकता है। कंप्यूटर के मूलभूत दिशा निर्देश रोम के अंतर्गत ये होते हैं। बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये फुल फॉर्म याद रख लेना। बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। रोम का एक अच्छा उदाहरण है जिसमें जो कंप्यूटर को चालू करते हैं तो उस समय दिशा निर्देश आते हैं। कंप्यूटर के चालू करने को बूटिंग कहा जाता है, जो रीस्टार्ट करते हैं उसको। रोम के प्रकार, रोम के मेनली 3 प्रकार हैं। पी रोम, पी रोम में प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब बेसिक जो मेन रैम है ना, वो पी रोम होती है। इसे ना तो पढ़ा जा सकता, वो लिखा जा सकता है, और ना हटाया जा सकता है, जैसा है बस उसको पढ़ सकते हैं केवल, वो होती है पी रोम। अगली होती है ई पी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इसके डाटा को मिटाया जा सकता है ई पी रोम को, लेकिन मिटेगा कब? जब मदरबोर्ड से चिप को बाहर निकाल कर पराबैंगनी किरणों के सामने रखते हैं तब। और अगली होती है ई ई पी रोम, इसमें इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, मतलब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से डाटा को मिटाया जा सकता है, मतलब इसको मिटाना आसान होता है। पेन ड्राइव होती है, पेन ड्राइव को लगाओ लैपटॉप में, कंप्यूटर में, जहाँ भी लगाना है, और उसमें जो परिवर्तन करना है वो कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ रहता है ई पी रोम में, इस प्रकार की रहती है। आगे बढ़ते हैं। अब कैश मेमोरी की भी जो बात चल रही थी, कैश मेमोरी स्टैटिक रैम का उदाहरण है। एक तीव्र गति वाली मेमोरी है जिसका उपयोग क्यों किया जाता है? सीपीयू की गति को बढ़ाने के लिए। तो सीपीयू की गति को बढ़ाने के लिए किस रोम का प्रयोग
किस मेमोरी का प्रयोग किया जाता है, तो कैश मेमोरी का यूज किया जाता है। ये सीपीयू और रैम के बीच में बफर का कार्य करती है। मतलब सीपीयू को रैम की तरफ जाना है कोई डेटा लेने के लिए, तो यहाँ पे कैश मेमोरी बैठी, बोले कि नहीं पहले हमसे ले लो, जब हमारा ख़त्म हो जाएगा तब। जैसे भारत अगर चाइना की ओर जाएगा, पहले नेपाल बीच में बैठा है, नहीं पहले हमसे गुजरो, जो भी टैक्स वैक्स जो भी देना है पहले हमें दो, उसके बाद आगे जाना। इसका उपयोग डाटा और प्रोग्राम के उन हिस्सों को रखने के लिए किया जाता है जो सीपीयू द्वारा अधिक प्रयोग में लाए जाते हैं, क्योंकि तुरंत के तुरंत एक्सेस हो जाएंगे, उसको रैम तक नहीं जाना पड़ेगा सीपीयू को। कैश मेमोरी की उपस्थिति के कारण प्रोसेसिंग के समय सीपीयू डेटा तथा निर्देशों को रैम से न प्राप्त करके कैश मेमोरी से प्राप्त करता है, जिसके फलस्वरूप प्रोसेसिंग की गति बढ़ जाती है। क्योंकि अल्टरनेट एम तो हमारा यही है कि कंप्यूटर हमारा फास्ट चलने लग जाए, प्रोसेसिंग गति बहुत बढ़ जाए, ठीक है, जिससे कंप्यूटर के एक्सेस टाइम में कमी आती है। तो ये होती है कैश मेमोरी, जो कि सीपीयू और रैम के बीच में एक बफर का कार्य करती है। अर्थात सीपीयू जब रैम से डेटा लेने जाएगा, इंस्ट्रक्शन लेने जाएगा, तो वो पहले से ही कैश मेमोरी में रखे हुए हैं, तो वहीं से ले लेगा, इतनी दूरी तय नहीं करेगा, है ना, इतना समय अपना नहीं गंवाएगा। ये मेमोरी की कुछ यूनिट्स हैं, जैसे कि एक नेबल बराबर 4 बिट, एक बाइट बराबर 8 बिट, मतलब सबसे छोटी इकाई क्या है, बिट। एक के बी बराबर 1024 बिट, एक एम बी बराबर 1024 KB, एक जी बी बराबर 1024 MB, और एक टी बी बराबर 1024 GB। वैसे तो ये सब पता रहता है सबको, लेकिन फिर भी एक बार इनको देख लेना। अगर आपको समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो आप नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रकार की कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।